हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज में ही प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला सेशन जो हमारा पिछली बार रह चुका था, है ना। तो उसी का भाग 2 लेकर के मैं आया हूं, जो बचा हुआ पार्ट है कल वाले सेशन का, इससे पहले वाले सेशन का, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। संभवतः कल तो नहीं, 2 दिन का इसमें गैप हो चुका है ना। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट था जिस पर हमारी चर्चा रह चुकी थी, उसको आज सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपना बचा हुआ पार्ट, और जरा देख लेते हैं कहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट टाइम पे। अच्छा, इस सेशन में कोई नया स्टूडेंट तो नहीं है ना। सब लोग पहले वाले भाग से, इसका भाग फर्स्ट से ही आया ना सभी। चलिए फिर भी दिखा देता हूं मैं, कुछ नए स्टूडेंट होंगे। दोस्तों, यूनिट 4 चल रही है अभी हमारी। यूनिट 4 अभी आइडिया भारत में चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे। इसका टॉपिक फर्स्ट है ना, जिसमें प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर डिस्कस चल रहा था, अर्थात कि यूनिट 4 इकाई 4 का पहला ही टॉपिक अभी चल रहा था, जिसमें एक भाग इसका हो चुका था। भाग एक मतलब ये कि कुछ ज्यादा सेशन लंबा हो रहा था, ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इस कारण से इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया था। तो भाग 1 पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही आज की क्लास आपको समझ आएगी। अन्यथा सब सर के ऊपर से चला जाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। और आज जो है इसका जो बचा हुआ पार्ट था, उसको हम भाग 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो बचे हुए कंटेंट है वो निरंतर रूप से इसी प्रकार से मॉर्निंग में 9 बजे ही आपको निरंतर रूप से मिलते रहेंगे। चलिए सारांश की बात कर लें, तो सारांश में क्या क्या पढ़ना है हमें इस टॉपिक में। तो ये कल वाले सेशन में हम इस पर चर्चा कर चुके थे, विज्ञान प्रौद्योगिकी की व्याख्या पर या परिचय पर, है ना। व्याख्या या परिचय पर हम चर्चा कर चुके थे कल वाले सेशन में। इसके बाद में प्राचीन भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी उपलब्धियों पर भी हमने एक पॉइंट पर क्लियर डिस्कस कर लिया था। कौन से विज्ञान के क्षेत्र, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारत में हमें क्या क्या उपलब्धि प्राप्त थी, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। बचे हुए पार्ट पर आप देख पा रहे हैं ना, 8 टॉपिक थे इसके अंतर्गत, जिसमें से एक पर डिस्कस हुआ, मतलब 7 टॉपिकों पर इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं, अगर नए स्टूडेंट हैं, पहली बार डायरेक्ट इसी भाग पर मूव करके आए हैं, तो गलती मत करिए। पहले इसका पहले वाला भाग देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, वहां से पहले वाला भाग देख लीजिए। उसके बाद में जो है आप इस भाग को देखेंगे तो पूरा टॉपिक आपको समझ आएगा, है ना। छोड़ दीजिए ना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देखा है ना तो बिल्कुल छोड़ के चले जाइए। इसका पहले पहले वाला भाग देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी स्टडी जरूरी है, वीडियो देखना जरूरी नहीं है, स्टडी जरूरी है। प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में स्टडी जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के दोस्तों ये सब हम इसकी व्याख्या या इसके अर्थ वगैरह पर डिस्कस अच्छे से कर चुके थे। और यहाँ पर हमने भली भांति समझा था कि किस प्रकार से जो प्राचीन भारत में विज्ञान और मतलब कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम किस प्रकार से पूरी दुनिया से आगे रहे हैं प्राचीन भारत में। वर्तमान में भले ही आकर के आप कुछ देशों से पीछे हो गए हो, लेकिन प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो शुरुआत थी वो भारत से ही मानी जाती है। और उसके प्रमाण भी आप लोगों को दिए थे, जैसे कि न्यूटन न्यूटन ने जब सिद्धांत दिया था कि न्यूटन ने जब सिद्धांत दिया था ना, कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, उनसे 1000 साल पहले ब्रह्मगुप्त अपना सिद्धांत दे चुके थे और उस पर ग्रंथ लिख कर जा चुके थे 1000 साल पहले। कोपरनिकस ने जब कहा कि पृथ्वी गोल है, तो आर्यभट्ट ने 1000 साल पहले ही इस पर पूरा सिद्धांत, पूरा एक रचना, एक ग्रंथ लिख करके रख दिया था, है ना। तो हालांकि जो है आज इन सबका श्रेय यूरोपीय विद्वानों को जाता है। अब वहां पर कई प्रकार की कमियां रही है, जिस कारण से भारतीय विद्वानों का नाम नहीं आता है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। तो ये पूरा मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया था। कुल मिलाकर के आप लोगों के नेत्र खोलने का मैंने प्रयास किया था कि प्राचीन भारत जो है ना, पूरे विश्व में सबसे आगे था, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, सिर्फ शिक्षा का ही नहीं मेरे दोस्त, वो जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में सबसे आगे था भारत।
इसीलिए बोल रहा हूं कि इस पूरे टॉपिक की अगर भूमिका तैयार करनी है आपको तो पहले इसका पहला भाग जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपकी इसकी पूरी भूमिका तैयार हो पाएगी, पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम गवाए, बिना समय गवाए जो है अब हम डायरेक्टली उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां से हमने कल की क्लास छोड़ी थी। परसों की थी पर वो कल बोलना पड़ रहा है मुझे, एक दिन का गैप हो चुका है ना। क्या क्लास थी देखिए, गणित के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे समझ चुके थे, है ना, और उसमें विशेष रूप से भास्कराचार्य जी का योगदान आप बहुत अच्छे समझे थे खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में दोस्तों अगर हम बात करें प्राचीन भारत की उपलब्धियों की, तो देखिए जिन खोज पर और आविष्कारों पर आज यूरोप गर्व करता है ना, वो आविष्कार या खोजें बिना भारतीय सहयोग के संभव नहीं थी। कैसे? वो ऐसे कि विभिन्न प्रकार के आविष्कारों के लिए या नई नई खोज करने के लिए गणितीय पद्धति की आवश्यकता होती है, एक गणितीय पद्धति की आवश्यकता होती है, कई प्रकार के विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है ना। तो जिस गणितीय पद्धति की हम बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से यूरोप में आविष्कार हुए, नई नई खोजें हुई, है ना, तो वो गणितीय पद्धति जो दुनिया में पहली बार इस प्रकार की नई पद्धति को खोजने का जो कार्य किया था ना, वह अज्ञात नाम है और वो भारत का ही पुत्र था। भारत का ही पुत्र था अर्थात ये हो गया इसका कि जिस खोज पर, जिन आविष्कारों पर आज यूरोप गर्व करता है, उन आविष्कारों के पीछे गणितीय पद्धति का जो सहयोग रहा है, उस गणितीय पद्धति की खोज करने का श्रेय भारत को जाता है। मध्ययुगीन भारतीय गणितज्ञों जैसे कि ब्रह्मगुप्त जो 7वीं शताब्दी में थे, महावीर जो 9वीं शताब्दी में थे, भास्कराचार्य जो 12वीं शताब्दी में थे, ऐसे विद्वानों ने ऐसी कई खोजें की जिनसे पुनर्जागरण काल या उसके बाद तक भी यूरोप जो है इनसे अपरिचित था। यहां से समझ सकते हैं आप लोग कि मध्यकाल तक भी जो है भारत में कई ऐसी बड़ी बड़ी खोजें होती रही और कई विद्वान रहे, मध्यकालीन विद्वान, जो इन क्षेत्रों में कई प्रकार की खोजें करते रहे। जिस समय तक यूरोप पूरी तरह से अनजान बैठा हुआ था, उसको पता भी नहीं था खोज का अर्थ क्या होता है, उस समय भारत में नई नई खोजें हो रही थी। विश्व को शून्य देने वाला या दशमलव देने वाला भी भारत ही है, और इसमें कोई मतभेद नहीं है कि भारत में गणित की उच्च कोटि की परंपरा रही है, कोई मतभेद नहीं है। पूरी दुनिया एक मत से मानती है कि भारत गणितीय पद्धति में सर्वप्रथम रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि गणितीय क्षेत्र में जिस प्रकार से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत को उपलब्धि प्राप्त थी, उसी प्रकार से गणित के क्षेत्र में भी भारत को विशेष उपलब्धि प्राप्त रही है। क्लियर है? तो भारत में गणितीय पद्धति का विकास करने का श्रेय भारत को ही जाता है। प्रत्येक प्रकार की, चाहे वो किसी प्रकार की खोज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आविष्कार हो, प्रत्येक आविष्कार और खोज में गणितीय पद्धति की आवश्यकता होती है, और ऐसी गणितीय पद्धति का विकास भारत में हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा की तो दोस्तों अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी आपको भारतीय चिकित्सा की परंपरा पढ़ने को मिलेगी, और वहीं से आप परिचित हो सकते हैं कि भारतीय जो प्राचीन चिकित्सा प्रणाली थी हमारी, वो वर्तमान चिकित्सा प्रणाली से भी कहीं ज्यादा सक्षम हुआ करती थी। और चूंकि चिकित्सा प्रणाली को हम देवतुल्य मानते थे, है ना, और इसी कारण से प्राचीन भारत में जो है हमारी एक लंबी परंपरा रही है चिकित्सा शास्त्र की, और इसी कारण से भारतीय चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेद की संज्ञा दी गई थी। किसकी? आयुर्वेद की संज्ञा दी गई थी। याद रखिएगा, आज भी हम आयुर्वेद के नाम से ही जानते हैं प्राचीन हमारी शिक्षा चिकित्सा प्रणाली को आयुर्वेद ही बोलते हैं ना, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि ये आयुर्वेदिक, है ना, कोई भी ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदिक के नाम से प्रचलित इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में जो चिकित्सा प्रणाली थी, उस चिकित्सा प्रणाली को हम जो है धर्म से जोड़कर लेते थे, उसको देवतुल्य मानते थे, मतलब उसको एक पवित्र स्थान दिया गया था हमारे देश में, और वो पवित्र स्थान दिए जाने के कारण ही चिकित्सा शास्त्र को आयुर्वेद कहा गया था। भारतीय चिकित्सा पद्धति के विषय में सबसे पहले लिखित ज्ञान जो है ना अथर्ववेद से मिलता है। अब ये बात तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं
कि जिस समय दुनिया ने करवट लेना नहीं सीखा था, मतलब कि झोपड़ियों में रहना भी नहीं सीखा था या सीख रहे थे, उस समय भारत में वेदों का ज्ञान की परंपरा चल रही थी या वेदों का ज्ञान दिया जा रहा था। और उन्हीं वेदों में से एक वेद है, उन चारों वेदों में से एक वेद रहा है अथर्ववेद। और इसी अथर्ववेद में ही शिक्षा शास्त्र की संपूर्ण शिक्षा दी गई है, अथर्ववेद में। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भारत दुनिया से कितना आगे रहा है, प्राचीन समय से ही, शुरुआत से ही कितना आगे रहा है। जिन बच्चों को यह पता नहीं है और जो ये मान करके बैठे हैं कि भारत अर्थात कि हम लोग जो है साइंस के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़े हुए, विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, उन दोस्तों को, उन बच्चों को ये दोनों, इसका भाग 1 और भाग 2 पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। उनको ये सेशन दिखाइए, उनको ये वाला टॉपिक पढ़वाइए, उनकी आंखें खुल जाएगी, उनको समझ आ जाएगा कि भारत किसी भी क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहा है। पीछे तो हम लोगों ने कर दिया है मेरे दोस्त। मध्यकाल में हमें बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया आधुनिक काल में लूटी गई अंग्रेजों के द्वारा, है ना? नहीं, गलत समझते हो आप लोग। वो सोने की चिड़िया आधुनिक काल तक खोखली हो चुकी थी, खोखली हो चुकी थी। लूटने का श्रेय अंग्रेजों को चला गया, लेकिन भारत की बर्बादी मध्यकाल में ही प्रारंभ हो चुकी थी। भारत की बर्बादी, क्योंकि किसी भी देश की बर्बादी तब होती जब उसकी संस्कृति उजड़ती है, जब उसकी परंपराएं मर जाती है। और ऐसे ही कार्य हुए थे मध्यकाल में। मध्यकाल में भारत ने अपनी संस्कृति को खो बैठा था। हमारी जो परंपरा चली आ रही थी, प्राचीन समय से जो परंपराएं चली आ रही थी, चिकित्सा शास्त्र की, शिक्षा शास्त्र की, विभिन्न प्रकारों की आविष्कार हो रहे थे, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, उन सबको आघात पहुंचाता। तो शुरुआत हमारी मध्यकाल से हुई थी, है ना? तो इसीलिए हमारी जितनी भी उपलब्धियां रही है, भारतीय की जितनी भी उपलब्धियां रही है, वो मध्यकाल तक आते आते सुप्त अवस्था में पहुंचने लगी। और आधुनिक काल में अर्थात कि आजादी के बाद हमने फिर से उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। लेकिन जब आधुनिक, अब ऐसे समझिए ना यार, देखिए प्राचीन समय की मान लो चिकित्सा शास्त्र है, चिकित्सा है ना, चिकित्सा है। अब चिकित्सा प्राचीन समय से जो परंपरा हमारी चली आ रही थी, अब वो परंपरा मध्यकाल तक आते आते सुप्त होने लगी और ब्रिटिश अंग्रेजों ने उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया। एक लंबे समय तक हम उससे जो है दूर हो गए पूरी तरह से। लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए, तो जब हम आजाद हुए तो हम वो भारतीय नहीं थे जिस पर पहली बार कब्जा किया गया था, बल्कि अब हम कौन से भारतीय बन गए दोस्तों? अब हम हाफ यूरोपीय बन चुके थे, हाफ यूरोपीय बन चुके थे। क्यों? क्योंकि हमारे सर के ऊपर जो है ना यूरोपीय शिक्षा का बोझ डाल दिया गया, हमें प्रत्येक स्तर पर यूरोपीय शिक्षा दी जाने लगी थी। तो अब एक तरफ यूरोपीय शिक्षा का प्रभाव भी था, अर्थात कि यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव भी था, और एक तरफ से हमारी मूल संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। तो अब यहां पर मिक्सअप हो चुका था। इसी कारण से हम अपनी पुरानी संस्कृति को उसी रूप में जीवित नहीं कर पाए जिस रूप में प्राचीन समय में हुआ करती थी। चाहे फिर वो विज्ञान हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो शिक्षा हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, हम उसी रूप में उसको जीवित नहीं कर पाए। वो जीवित नहीं कर पाने का रीजन यही था दोस्तों। आज खुद अपने आप को वर्तमान में देखिए ना, आपका कभी भी स्वास्थ्य खराब होता है तो आप कौन सा ट्रीटमेंट लेना ज्यादा पसंद करते हैं? आयुर्वेद या फिर मेडिकल, है ना? तो संभवतः आयुर्वेद में क्या होता है कि आज एक सामान्य सी धारणा बन चुकी है कि लंबा समय लगता है, और वो लंबा समय लगने के कारण क्या होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है ना? इसलिए प्रत्येक का एक दृष्टिकोण होता है ट्रीटमेंट, आधुनिक ट्रीटमेंट लेने का, है ना, आधुनिक ट्रीटमेंट लेने का। तो रीजन ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट होता है वो कमजोर है या वास्तविक रूप से हमें ज्यादा लगता है, बल्कि इसलिए कि अब हम दो संस्कृतियों से प्रभावित हैं। दो संस्कृतियों का प्रभाव है हमारे ऊपर, यूरोपीय और भारतीय दोनों ही। भारतीय संस्कृति का प्रभाव है, इस कारण से आयुर्वेद आज भी भारत में जिंदा है, और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे। समझ पा रहे? तो हम स्पष्ट रूप से ये मान सकते हैं कि जो अथर्ववेद था हमारा, अथर्ववेद से हमें चिकित्सा का ज्ञान मिला, और चिकित्सा के क्षेत्र में
दुनिया को चिकित्सा से हमने परिचित करवाया। अथर्ववेद में कई रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले सूत्र संकलित किए गए हैं। इन सूत्रों के विभिन्न रोगों के नाम और उनके निराकरण के कई प्रयास किए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं, है ना। कौन कौन किस किस प्रकार की बीमारियां हुआ करती थी, उनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है और किस बीमारी से बचने के लिए किस प्रकार की दवा अर्थात की औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, सारा वर्णन आपको अथर्ववेद में मिल जाता है। जल चिकित्सा के बारे में बताया गया है, सूर्य किरण की चिकित्सा के बारे में बताया गया है, मानसिक चिकित्सा के विषयों पर पूरा विस्तार से विवरण आपको इस अथर्ववेद में देखने को मिल जाएगा। अथर्ववेद के बाद ईसा मसीह से 600 वर्ष पूर्व काय अर्थात की अग्नि चिकित्सा पर सोचिएगा, आप लोग सोचिए, 600 साल, 600 ईसा पूर्व पहले की बात हो रही है, यहां पर ईसा पूर्व की, है ना। तो अब यह सोचिए ना, हजारों साल पहले अग्नि चिकित्सा पर चरक संहिता लिखा गया था, चरक संहिता लिखा गया था। शल्य चिकित्सा अर्थात की ऑपरेशन शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता लिखी गई। ये चिकित्सा शास्त्र के प्रमाणिक और विश्वविख्यात ग्रंथ है, विश्वविख्यात। समझिएगा आप लोग कि आयुर्वेद के अंतर्गत चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जो कि मेडिकल सेक्टर में ना पूरे उसके लिए पूरे विस्तार से लिखे गए, ये एक एक बीमारी का अच्छे से वर्णन दिया गया है। शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन की पूरी विधियां बताई गई है, सारे सूत्र संकलित किए गए हैं इसको लेकर के। इतना ही नहीं बल्कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र की अगर हम बात करें, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र की, तो प्राचीन काल में भारत में अन्य विज्ञानों के साथ साथ भौतिकी का भी प्रचलन बहुत तेजी से था। कणाद ऋषि ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही इस बात को सिद्ध कर दिया था कि विश्व का हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है। देखिए कब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही, मतलब लगभग 600 साल, 600 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व समझ रहे ना, 2023 अभी चल रहा है ना, 2023 से पीछे जाइए, 0 पर पहुंच जाइए, उसके बाद में और जाइए, माइनस में जाएंगे, -1, -2, -3, इस तरह से -600 तक चले जाइए आप। ये तब की कहानी है। उस समय कणाद ऋषि ने पहले ही अपनी रचना करके ये लिख दिया था कि इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से बनी है, छोटे छोटे परमाणुओं से बनी, और ये सत्य है ना। और इस बात को बाद में एक नया रूप देकर के यूरोपीय विद्वानों के द्वारा लागू कर दिया गया, और पहचान श्रेय किसको चला गया? यूरोपीय विद्वानों को, है ना। उन्होंने परमाणुओं की संरचना, प्रवृत्ति और प्रकारों की भी चर्चा की थी। परमाणु उन्होंने बताए थे कि परमाणु कैसे बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उनके प्रकार कितने प्रकार के परमाणु होते हैं। ये हजारों साल पहले भारत के विद्वान बता चुके थे, जिन्हें कुछ चंद साल पहले यूरोपीय विद्वानों ने आकर के उतना श्रेय ले लिया, है ना। क्योंकि भारत की तो एक बड़ी कहानी है ना, नेकी कर और दरिया में डाल। तो ये विद्वान तो नेकी करके दरिया में डालते गए, इनका नाम कभी आ ही नहीं पाया आगे, है ना। और इसीलिए आज हम भी जो है, हमारा भारतीय एजुकेशन सिस्टम भी हमको यूरोपीय विद्वान ही पढ़ाता है ना। कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, है ना। अगर वास्को डी गामा नहीं आता तो आज हमारा अस्तित्व भी नहीं होता, भारत मिल ही नहीं पाता, खोया हुआ था, कहीं पर भटका हुआ था, उड़ रहा था, है ना, वायुमंडल में टप्पे खा रहा था। वास्को डी गामा आया, भारत की खोज की एक व्यवस्थित स्थायी रूप हमको मिल पाया। चलिए नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो प्राचीन और मध्यकाल में संस्कृत भाषा में लिखित रसायन विज्ञान के दोस्तों 44 ग्रंथ अवेलेबल है। कब के? प्राचीन और मध्यकाल के। भारत में बता रहा हूं मैं, रसायन विज्ञान पर 44 ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं नागार्जुन। 10वीं शताब्दी में नागार्जुन ने रसायन विज्ञान पर रस रत्नाकर नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। रस रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में उन्होंने पारे के उपयोग के बारे में बताया था, पारे के विभिन्न प्रकार के उपयोगों के बारे में बताया था, कई यौगिक बनवाए, है ना। और इस पारे की सहायता से ही धातुओं को गलाने के लिए उन्होंने केमिकल का निर्माण तक किया था। नागार्जुन पारे से संजीवनी बनाने के लिए पशु और वनस्पति के तत्वों और अम्ल तथा खनिजों के तत्वों का उपयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा, पारे से संजीवनी बनाने के लिए, मतलब कि एक ऐसी दवा बनाने के लिए जो जिससे कि मृत व्यक्ति भी एक बार उठकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार की दवाएं बनाने के लिए इन्होंने मृत व्यक्ति अर्थात कि संपूर्ण मरा हुआ नहीं, बल्कि एक इलाज करने के लिए, एक जैसे लक्ष्मण शक्ति लगी थी, पूर्णता तो नहीं मरे थे ना,
लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, उनके लिए संजीवनी बूटी बुलवाई गई थी हनुमान जी के द्वारा, है ना। तो वो अचेत थे, अचेत अवस्था में थे। अचेत अवस्था से चेत अवस्था में लाने के लिए और एक निर्धारित समय होता था कि एक समय के अंदर अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो संभवतः वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। यही चीज थी संजीवनी का अर्थ, यही होता है। ऐसा नहीं कि कोई मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे वापस से, ऐसा नहीं है, बल्कि मरते हुए को बचाया जा सकता है ना। तो इस प्रकार की संजीवनी जो है एक इस प्रकार की औषधि बनाने के लिए ये, है ना, पारे के साथ में पशु और वनस्पतियों के तत्वों को मिला करके अम्ल और खनिजों का, आज वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में भी दवाओं के प्रयोग में क्या मिलता है, पशुओं के खनिज मिलते हैं, वनस्पति मिलते हैं, अम्ल खनिज कई प्रकार की मिक्सअप मिलते हैं, तभी जाकर के आपकी दवाई नहीं बन पाती है ना। तो वनस्पति निर्मित तेजाबों से, वनस्पति से जो तेजाब उन्होंने बनाया, उस तेजाब से उन्होंने हीरे को गलाने का, धातु मोती सोना इन सबको गलाने का कार्य चालू किया। नागार्जुन के अलावा भारत के एक महान रसायन शास्त्री रहे हैं वृंद नाम के, वृंद किसी को नाम भी पता नहीं होगा, वृंद, है ना। और इनके एक प्रसिद्ध ग्रंथ है सिद्ध योग। क्या है? सिद्ध योग, ठीक है ना। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका धातु विज्ञान के क्षेत्र में। अगर धातु विज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो भारत में हड़प्पा काल की जो संस्कृति थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जो संस्कृति थी, ऐसा समझिए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही कई धातुओं का उपयोग किया जाता रहा है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग कई प्रकार की धातुओं का प्रयोग करते थे। तो अब जब कई प्रकार की धातुओं का वो प्रयोग करते थे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो धातुओं से परिचित थे। जिस समय दुनिया के अन्य कोनों की समाज जो है ना संगठित रूप से रहना भी नहीं सीखी थी, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संगठित रूप से रहते भी तो थे ही थे, साथ में नगरों में निवास करते थे और कई प्रकार की धातुओं का वो प्रयोग किया करते थे। और आप जानते हैं धातुओं को प्राप्त करने के लिए कई विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है, कई अलग अलग विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि धातु शुद्ध रूप में नहीं आती। धातु से जो है उसके अयस्कों को, उसके मिक्सअप में से अयस्कों को अलग करना पड़ता है ना। उसके लिए भूविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और अयस्कों से धातु निकालने, उन्हें मिश्रित धातु अन्य धातुओं के साथ मिलाकर के उनको मिश्रित धातु बनाने के लिए रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो समझिए आपकी उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मानसिक रूप से कितने सक्षम हो चुके थे, धातु विज्ञान का कितना प्यारा ज्ञान उनको हो चुका था। अगर मान लेते कि वो कांसे का प्रयोग करते थे, तो कांसे का प्रयोग करते तो कांसा कहां से लाए थे? वो जमीन से उन्होंने खोद के निकाला। तो जमीन से खोद कर निकालने पर कांसा शुद्ध रूप में नहीं निकलता है, मिक्सअप निकलता, मट्टी जैसा निकलता है। उसमें से कांसे के अणु अलग करना और जो मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है, बेकार का मटेरियल होता है, उसको अलग करना और उसमें से उसके जो कांसे के जो अयस्क निकलते हैं, उन अयस्कों से एक शुद्ध कांसे की धातु बनाना और उसको अन्य जो दूसरे जो धातु होती उनके साथ मिलाकर के एक अच्छी धातु तैयार करना, उसको ऐसे ही नहीं किया जा सकता। उसके लिए कई प्रकार की विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है, कई प्रकार की विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है। तो इससे हमें ज्ञात होता है धातु विज्ञान में भारत की दक्षता उस समय उच्च कोटि की थी। ईसा पूर्व 326 ईस्वी में, ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में आप देख सकते हैं पोरस ने 300 पौंड वजन का भारतीय इस्पात सिकंदर को भेंट किया था। कितना? 300 पौंड वजन का भारतीय इस्पात, मतलब एक सिक्का टाइप का, सिकंदर को भेंट किया था। उस काल में भारतीय इस्पात इतनी उच्च कोटि का हुआ करता था कि उस समय के सभी सभ्य देशों में इसकी बहुत भारी मांग थी। किस लिए? अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, उस इस्पात के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार नाम सभी ने सुना है, उसके निकट एक लोहे का खंभा खड़ा हुआ है, लोह स्तंभ खड़ा हुआ है। 1700 साल पुराना हो चुका है वो आज। 1700 बार वो गर्मी, बारिश और सर्दी का मौसम झेल चुका है। 1700 सालों से झेल रहा है, लेकिन आज तक उसमें एक तनिक भी जंग नहीं लगी। सोचिए आप लोग, जंग नहीं लगी। इसी प्रकार का लोह स्तंभ जो है ना, कर्नाटक की पर्वत श्रृंखलाओं में भी ऐसा एक लोह स्तंभ खड़ा हुआ है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में भी ऐसा ही एक लोह स्तंभ खड़ा हुआ है। हजारों सालों से खड़े हुए हैं, बारिश खा रहे हैं, बाहर हैं, ओपन है, लेकिन उसके बाद भी आज तक उसमें जंग नहीं लगी। सोचिए कैसे लोहे के, कैसी धातु का प्रयोग उन लोगों ने किया होगा।
आज जिस लोहे का हम प्रयोग करते हैं आज वर्तमान में, उसको आप घर के अंदर यूज कीजिए, घर के अंदर यूज करते हैं, है ना, 1 साल के लिए उसको छोड़ दीजिए खाली, बस उसकी देखरेख मत कीजिए। अगले साल आप देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, उसमें जंग लग चुकी होगी घर के अंदर अपनी सुरक्षा में। लेकिन सोचिए उस समय हजारों साल पहले जिस लौह स्तंभ को बनाया गया, कैसी धातु का प्रयोग किया होगा, कैसा केमिकल का प्रयोग किया होगा, आज तक उसमें जंग नहीं लगती। सोचिए आप लोग, है ना। तो ऐसे हजारों वर्षों से खंभे खड़े हुए लेकिन जंग नहीं लगी है। लोहा ही नहीं, सोना चांदी तांबा टीन जो है जस्ता, ऐसी कई धातु हैं जिनको खोजने उनको गला करके शुद्ध धातु प्राप्त करने में भारतीय विज्ञानियों को महारत हासिल थी। अनेक धातुओं की तो वे जो है भस्म बनाकर, देखिए धातुओं की भस्म बना करके दवाई बना लिया करते थे, धातुओं की भस्म बना करके, है ना। शरीर में लोहे की कमी है, लोहे का पाउडर बना लिया, ये लो, समझ रहे बात को। तो कई धातुओं की वो भस्म बना करके, भस्म अर्थात की पाउडर बना करके औषधि अर्थात दवा का निर्माण कर लिया करते थे। सोचिए किस लेवल तक इनका एडवांस नॉलेज था उस समय, है ना, किस एडवांस, है ना। नेक्स्ट है रत्न विज्ञान के क्षेत्र में। रत्न विज्ञान की अगर हम बात करें तो भारत का रत्न विज्ञान भी उच्च कोटि का हुआ करता था। भारतीयों को वज्र अर्थात हीरा, है ना, ये कई प्रकार के, ये देखिए, ये सारे नाम लूंगा बहुत समय लग जाएगा और मैंने इससे पहले कभी नाम इतना लिया भी नहीं है, मुझे नहीं पता कौन कौन से नाम है। देखिए ये सब रत्नों के नाम है, सब रत्नों के नाम है ये, हीरा, मरफत, है ना, पद्मराग, मुक्ता, महानील, इंद्रनील, देख लीजिए इतने सारे नाम है ना। अब ये मत सोचिए सर जब आप नहीं बोल रहे तो हम याद करना पड़ेगा क्या, अरे नहीं यार, इतना सारा याद नहीं करना है, आप लोगों को रटना नहीं है, बस पढ़ लीजिए। इतने नाम है, कुछ नाम अगर 2-4 नाम याद रह जाएंगे तो आपका काम बहुत प्यारा हो जाएगा, चलेगा नहीं, बहुत प्यारा हो जाएगा। 4-5 नाम भी अगर आपको याद रह गए तो रत्न विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारे प्राचीन विद्वानों को महारत हासिल थी। इतने प्रकार के रत्नों का ज्ञान उनको उस समय था। इन रत्नों को भूमि और जल से निकाला जाता था, ऐसा नहीं, खुदाई करके समुद्र में से, समझिए उस समय भी उन्हें आभूषणों में, इन रत्नों को आभूषणों में, आभूषण जो होते थे ना उनमें जड़ने के योग्य बनाया जाता था। ठीक है ना। हमारे विज्ञान और अभियांत्रिकी दोनों का ही ये कमाल था। हीरा संसार में सबसे ज्यादा कठोर होता है, लेकिन हीरे को भी काटने के उपकरण, हथियार बना लिए थे इन विद्वानों ने। सोचिए आप लोग, है ना। तो प्राचीन भारतीयों को कम ना समझे दोस्त, आपसे ज्यादा सक्षम थे, आपसे ज्यादा सभ्य थे, वर्तमान से ज्यादा सभ्य लोग हुआ करते थे, विद्वान। ठीक है ना। नेक्स्ट है विविध, मतलब मिक्स, थोड़ा सा आप जो है इसका मिश्रण भी देख लीजिए। इन सब के अलावा जहाज के निर्माण में भी मध्यकाल तक भारत यूरोप से आगे था। जहाज का निर्माण करने में मध्यकाल तक भारत यूरोप से आगे था। वस्त्र निर्माण में भारत ने असाधारण दक्षता प्राप्त की है। वस्त्र निर्माण में पूरे विश्व में एक तरफा नाम चलता था भारत का मध्यकाल तक। शताब्दियों पहले भारत में कपड़े रंगने के लिए, शताब्दियों पहले, है ना, जब रंग नहीं जानते थे लोग, उस समय कपड़े रंगने के लिए 100 से ज्यादा रंगों का प्रयोग किया जाता था। 100 से ज्यादा रंगों का, प्राकृतिक रंग हुआ करते थे हालांकि वो। विज्ञान की अन्य अनेक शाखाओं में भारत की उच्च कोटि की उपलब्धियां थी। 10वीं शताब्दी के बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने समस्त उत्तर भारत को तबाह कर दिया। चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता छा गई। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक अनुसंधान करने का किसे होश था। केवल दक्षिण भारत के लोग ही कुछ जैसे तैसे थोड़ी बहुत जो है इस प्रकार के वैज्ञानिक गतिविधियों में संलग्न थे, करते रहे। अंग्रेजों के आगमन के बाद काफी समय तक चिटपुट लड़ाइयां चलती रही, जिस कारण से ये सब कार्य बंद हो चुके थे। अंग्रेजों का लगभग पूरे भारत पर अधिकार जब हुआ, उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में फिर धीरे धीरे फिर से शुरुआत होना प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रकार से भारत कई प्रकार से दोस्तों प्रताड़ित तो हुआ। प्राचीन हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है अपने आप समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसके पीछे कई बड़े बड़े कारण रहे हैं, है ना, जिस कारण से हमारे जो भी जहां जहां भी प्राचीन भारतीय विद्वानों को महारत हासिल थी, वो महारत धीरे धीरे लुप्त होती चली गई, धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। अर्थात हम ये बोल सकते हैं, वाकई में बोल सकते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, आज सब कुछ हमें पता होने के बाद भी हम उसको अपना नहीं रहे। ओ माय गॉड पिक्चर देखी होगी दोस्तों आप लोगों ने, नहीं देखी है ना तो एक बार आप सभी को देखना चाहिए। मेरी सलाह है आप सभी को एक बार वो पिक्चर देखना चाहिए, है ना।
वहां से आपको आपकी प्राचीन संस्कृति या कहें कि आपको प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी आपकी, उसके बारे में आपको गहराई से ज्ञान मिलेगा। वहां से आपको समझ आएगा कि किस प्रकार की हमारी शिक्षा पद्धति थी जिसको हम पीछे छोड़ आए हैं और आज यूरोपीय शिक्षा पद्धति को अपना चुके हैं, और संपूर्ण यूरोपीय शिक्षा पद्धति को भी नहीं अपनाया हमने, आधी अधूरी यूरोप की शिक्षा पद्धति को अपना लिया है, आधी अधूरी। समझिएगा, जिस शिक्षा पद्धति को हमारे लिए, हम पर शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोपी गई थी, वो शिक्षा पद्धति को हम आज भी अपनाए हुए हैं। आज हमें जरूरत है हमें हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति की ओर लौटने की। अगर आज हमारी शिक्षा सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में अगर हमारे प्राचीन, जैसे कि आज आपको आइडिया ऑफ भारत पढ़ाया जा रहा है, तो आज आपको इसके से रूबरू करवाया जा रहा है। अन्यथा इतनी जानकारी जो है ना आपको और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं दी जाती है प्राचीन भारत के बारे में। आइडिया ऑफ भारत की सीरीज जो है, जो भी जिस यूनिवर्सिटी का योगदान इसको लाने में रहा है ना, बिल्कुल मैं उसको नमस्कार करता हूं और वाकई में सम्मान करता हूं ऐसे विचार का। और ऐसे सिर्फ जो है आइडिया ऑफ भारत से ही काम नहीं चलेगा, ऐसे कई सब्जेक्ट है दोस्तों हमारे, जिनको आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाने की आवश्यकता है, लाना चाहिए और आएंगे, संभवतः आएंगे, क्योंकि अब फिर से हम जो है एक सभ्यता की ओर लौट रहे हैं, हम फिर से अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। प्रत्येक भारतवासी अपनी सभ्यता की ओर लौट रहा है और लौटना भी चाहिए। जो हमारे लिए नहीं है उसको हटाइए, और जो हमारा है और हमारे लिए है उसको पूरे हृदय से अपनाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण पर प्राचीन भारत का दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा था। पर्यावरण संरक्षण पर, जी हां, आज जहां पूरा विश्व आज जिस बात को लेकर के चिंतित है, किस बात को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, है ना, जहां पर दुनिया के कई देश तो आज भी पर्यावरण को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मीटिंगें की जाती पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, लेकिन प्रयास फिर भी आज भी दुनिया के कई देश जो नहीं करते, नहीं सोचते पर्यावरण के बारे में। उनका मानना है कि पहले हम विकास तो करें, तब जाकर के हम पर्यावरण के बारे में सोचेंगे। लेकिन भारत हजारों सालों से सोचता आ रहा है। प्राचीन समय से भारत में पर्यावरण को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। अगले सेशन में बताऊंगा आप लोगों को कि पर्यावरण को लेकर के भारत प्राचीन हजारों सालों से किस प्रकार सचेत था। तब कहीं जाकर के आपको यह बात समझ आएगी कि भारत की सभ्यता, आपने कई बार ये तो सुना होगा ना कि हमारी संस्कृति विश्व की संस्कृतियों से सबसे ज्यादा उच्च है, सबसे उत्तम है। हमारी सभ्यता दुनिया की सभ्यता से बहुत आगे है। विश्व गुरु का नाम आज जब बोलते हैं ना कि भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है, तो आप जिनको पता नहीं है उन लोगों को हंसी आती होगी, किस मामले में विश्व गुरु बनोगे, भ्रष्टाचार में विश्व गुरु बनोगे, ये किस बात में विश्व गुरु बनना चाहते हो, किसी भी चीज में तो हम आगे नहीं है। अरे दोस्त, आइए आइडिया ऑफ भारत में और पढ़िए अच्छे से, जानिए अपनी संस्कृति को। जब आपको अपनी संस्कृति के बारे में पता होगा, जो आपको अपनी सभ्यता के बारे में पता होगा, तब कहीं ना आप कह पाएंगे कि हम किस बात को लेकर के ये बात बोलते हैं विश्व गुरु बनने की, सारा दुनिया के विश्व गुरु। अरे आज बनने का नहीं बोल रहे हैं हम, हजारों सालों से विश्व गुरु है पूरी दुनिया के। नहीं है तो वो आपके मस्तिष्क में नहीं है, आपकी नजरों में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते हो, आप अपने पूर्वजों को नहीं जानते हो। दैट्स व्हाई भारत बहुत पीछे है, अन्यथा भारत तो हमेशा से पूरी दुनिया में आगे रहा है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब प्रकार के ग्रुप आपके लिए अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जहां पर मैं निःशुल्क रूप से आप लोगों को पूरे खुल करके शिक्षा दे पाऊं, नोट्स भी दे, शिक्षा नोट्स भी और लेक्चर भी पूरे विस्तार से, जो चाहिए वो सब मिलेगा, पूरे विस्तार से मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अगर चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी व्हाट्सएप ग्रुप की, बीए फर्स्ट ईयर का अलग, सेकंड और थर्ड का अलग अलग है, जो चाहे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं, याद रखिएगा, कॉल नहीं करना इस नंबर पर। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन करके और सभी प्रकार लेक्चरों की लिंक ले सकते हैं, नोट्स की डिमांड कर सकते हैं, नोट्स भी सब कुछ मिलेगा। और ध्यान रहे सब निःशुल्क मिलेगा। एकेडमिक शिक्षा में वादा किया है मैंने, निःशुल्क बनाऊंगा, सब कुछ निःशुल्क दूंगा यहाँ पर आपको, है ना। शुरुआत की है हमने बीए से, इसमें बीकॉम सेक्टर में भी आने वाले हैं, बीएससी में भी आने वाले हैं, उसी प्रकार से एमए, एमएससी और एमकॉम आज ही अनाउंस कर रहा हूं दोस्तों, पहले भी कई बार बोल चुका हूं मैं। एकेडमिक शिक्षा में आपको जीवन में कभी भी हो सकता है कि आपका तब तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए, लेकिन आने वाली जनरेशन को कभी भी किसी कोचिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ये मैं बात करता हूं आप लोगों से। एकेडमिक एजुकेशन के लिए किसी प्रकार, चाहे वो एलएलबी हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो बीबीए हो या बीए एलएलबी हो, ऐसे कोई सा भी प्रोफेशनल भी कोर्स होगा, एकेडमिक कोर्स होगा, मैं उसकी कोचिंग संस्थानों पर लोक लगवा दूंगा। एक पूरी टीम की तैयारी कर रहा हूं मैं और लेकर के आऊंगा। डोंट वरी, बस आप लोगों का सहयोग बना रहे, है ना, और बस जीवित रहें, इस धरती पर रहें। इस जो मार्ग हमने अपनाया है उस पर आगे ही बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।